दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश लखानी आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज अपनी क्लास के अंतर्गत गुणज, गुणनखंड और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था, गुणज और गुणज से संबंधित संक्रियाएं और उन संक्रियाओं को समझने का प्रयास किया था। आज हम प्रश्नों को हल करके समझने का प्रयास करेंगे। तो उठाइए पेन और कॉपी और लग जाइए अपने मिशन के लिए। पहला क्वेश्चन है, 1000 के अभाज्य गुणनखंड। प्रश्न है 1000 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से और कितने हैं। दो टाइप से प्रश्न बनते हैं, एक तो कौन कौन से हैं, जबकि दूसरे है वो कितने हैं। तो यहाँ पर अपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहले अपन 1000 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। विभाज्यता के नियम अपन ने पढ़े थे और इस विभाज्यता के नियम के आधार पर ही अपन प्रश्न को हल करते हैं। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले अपन 2 का भाग देते हैं। 2 का यदि भाग नहीं जा रहा है तो हम उस स्थिति में 3 का भाग देते हैं। 5, 7, 11, 13, यानी सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड के अंतर्गत अपन अभाज्य संख्याओं का ही भाग देते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं 2 से। 2 का भाग 1000 में जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। अब इसका पता कैसे लगाएंगे? जिस संख्या में इकाई का अंक है, यानी कि पहला अंक 2, 4, 6, 8 या 0 है, तो उसमें 2 का भाग पूरा जाता है। तो इसमें इकाई का अंक 0 है, अर्थात 1000 में 2 का भाग पूरा जा रहा है। तो 1000 में 2 का भाग देने पर अपने को 500 प्राप्त होते हैं। आप भाग करके देख सकते हैं, 1000 में 2 का भाग देंगे तो हमें 500 प्राप्त होंगे। अब वापस से देखना है कि 500 में 2 का भाग जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो इसमें भी इकाई का अंक 0 है, अर्थात 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग 500 में देने पर हमें 250 प्राप्त होते हैं। तो 250 में भी इकाई का अंक 0 है, अर्थात 2 का भाग अभी भी जा रहा है। 2 का भाग 250 में देने पर हमें 125 प्राप्त होते हैं। और अब यहाँ पर इकाई का अंक 5 आता है। आप देख सकते हैं 2 के लिए इकाई का अंक या तो 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इकाई का अंक हमें 5 मिल रहा है, अर्थात 2 का भाग अब नहीं जा रहा है। तो 2 के बाद अपन चेक करते हैं किसका? 3 के लिए। तो 3 का चेक करने के लिए हमें विभाज्यता का नियम पढ़ा था पिछली क्लासों में कि हमें अंकों का योग करना है। यहाँ पर अंकों का योग करेंगे तो 5 और 2 7 और 1 8। 8 में 3 का भाग नहीं जा रहा है। इस प्रकार 125 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 3 के बाद हम चलते हैं 5 के लिए। अब 125 में 5 का भाग जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है, ये जानने के लिए हमें विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो 5 की विभाज्यता का नियम है इकाई का अंक 0 या फिर 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 5 है, अर्थात 125 में 5 का भाग जा रहा है। 125 में आप 5 का भाग देकर चेक कर सकते हैं। 5 दूनी 10, शेष बचे 2, 18 5 और 5 पंजे 25, यानी कि हमें कितने प्राप्त हो रहे हैं? 25 प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि 125 में 5 का भाग देने पर 25 प्राप्त हो रहे हैं। अभी भी इकाई का अंक 5 आ रहा है, अर्थात 5 का भाग देंगे अपन। तो 25 में 5 का भाग देने पर 5 बार जा रहा है और 5 में 5 का भाग 1 बार जा रहा है। इस प्रकार से 1000 का अभाज्य गुणनखंड अपने यहाँ पर पूरा होता है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है और अपने मन से कंफ्यूजन को मिटाने के लिए सबसे बेहतर होगी कि यदि 2 के बाद अपन 5 का भाग दे रहे हैं और दे दिया, तो आगे आने वाली संख्याओं में अब वापस 3 का या 2 का भाग कभी नहीं जाएगा। ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी है। आप कहेंगे सर 125 में तो 5 का भाग दिया तो हमें 25 प्राप्त हुए, अब वापस हमें क्या 2 और 3 का चेक करना होता है? नहीं, एक बार यदि भाग दे दिया तो वापस से उस पीछे वाली संख्याओं का भाग देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर इसके अभाज्य करेंगे और 1000 के हमें गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। इस प्रकार से हमें अब प्रश्न बनता है कि कौन कौन से प्राप्त हुए। तो हमारे सामने ग्रीन बोर्ड पर दिख रहे हैं ये गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, लेकिन कितने प्राप्त हुए तो ये जानने के लिए हमारे पास संख्या दे रखी है, यानी कि बराबर हमें कितने गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि 1000 के कितने गुणनखंड है? 6 गुणनखंड है। दो प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। यदि पूछा जाए कि 1000 के कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड है, तो हमें यहाँ पर इन गुणनखंडों को है वो हमारा उत्तर होगा
जबकि ये पूछा जाए कि 1000 के कुल कितने गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड है, तो इनकी काउंटिंग करके हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि हमें कितने गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, 6 गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन हमें गुणनखंड की ओर ले जा रहा है, और प्रश्न है कि 45 के कुल कितने और कौन कौन से गुणनखंड है। संख्या 45, इसके एक तो प्रश्न है कुल कितने गुणनखंड है, और एक प्रश्न है कौन कौन से गुणनखंड है। तो हमें 45 के गुणनखंड ज्ञात करना है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, आपके भीतर अभाज्य गुणनखंड पूछे तो उसे हम अभाज्य गुणनखंड के साथ लेंगे, और यदि हमें गुणनखंड के बारे में पूछा जाए तो हम सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड के आधार पर ही हमें संदेश करेंगे। तो यहाँ 45 है, तो 45 में गुणनखंड कितने हैं, तो 45 में आप जानते हैं एक सबका गुणनखंड होता है, 2 का भाग में जा रहा है, 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 9 का जा रहा है, 15 का जा रहा है, और 45 का भाग जा रहा है। देखिए अपने पिछले कालांश में पढ़ा था कि गुणनखंड निश्चित होते हैं, यानी कि 45 के अपने पास 6 गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। कितने गुणनखंड, 1, 3, 5, 9, 15 और 45। एक तो सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है और खुद उनका गुणनखंड होती है। तो ये दो गुणनखंड के साथ बीच में और कौन कौन सी संख्याओं का भाग जा रहा है वो हमें ज्ञात होना चाहिए। तो 45 के कितने गुणनखंड आए, तो 45 के कुल 6 गुणनखंड आते हैं, और कौन कौन से, तो उस स्थिति में हमारा उत्तर होगा 1, 3, 5, 9, 15 और 45। गुणनखंड का मतलब वे तमाम संख्या है जो इस संख्या में पूर्णतः विभाजित, यानी कि पूरी विभाजित हो रही है। 1 का भाग 45 में पूरा जा रहा है, 3 का भाग भी 45 में पूरा जा रहा है, 5 का भाग भी 45 में पूरा जा रहा है, यहाँ पर 9, 15 और 45 का भाग भी 45 में पूरा जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है 120 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। प्रश्न है 120 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो यहाँ पर आपके फटाक से दिमाग में एक चीज आई होगी कि हम 120 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब 120 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो सबसे पहले भाग किसका देंगे, 2 का देंगे, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। 2 का भाग 120 में कितनी बार गया, 60 बार गया, और 60 में अभी भी 2 का भाग जा रहा है क्योंकि यहाँ पर इकाई का 0 है। तो 2 का भाग या 60 में कितनी बार, 30 बार जा रहा है। यहाँ पर अभी भी इकाई का हमें 0 मिल रहा है, अर्थात 2 का भाग अभी भी जा रहा है। 2 का भाग 30 में हमें 15 बार जा रहा है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इकाई का 5 आ रहा है, तो अब 2 का भाग नहीं जा रहा है। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपके दिमाग में फटाक से आनी चाहिए, 2 के बाद कौन सी है, 3 है। पर आप ये कहीं सोच रहे कि सर इकाई का 5 है, तो यहाँ पर इकाई का 0 या 5 होता है तो उसमें 5 का भाग जा रहा है, पहले अपन 5 कर दे, कतई नहीं। हमें अभाज्य गुणनखंड करते हुए स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले 2 का देंगे, 2 का नहीं जा रहा है तो उसके बाद 3 का देंगे, 3 का नहीं जा रहा है, जब तक जा रहा है जब 3 का देते रहना है, लेकिन नहीं जा रहा है उसके बाद हम चेक करेंगे कि 5 का देना है, फिर 7, 11, 13, इस प्रकार से जो अभाज्य संख्या है जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है उन संख्या का अपन भाग देते हैं। तो 15 में यानी कि अब 2 के बाद 3 का चेक करते हैं। 3 के विभाजिता का नियम है कि अंकों का योग करें, यहाँ पर 5 और 1 का योग किया तो है 6, इस प्रकार इसमें 3 का भाग पूरा जा रहा है। 3 का भाग 15 में 5 बार गया, और 5 में तो सिर्फ और सिर्फ 5 का ही देंगे। तो इस प्रकार हमें 120 के अभाज्य गुणनखंड मिले 2 × 2 × 2 × 3 × 5। इसको यदि चेक करना हो तो वापस से इसको आप गुना भी कर सकते हैं। 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, और 60 दूनी 120। यहाँ पर हमारे पास संख्या 120 थी, इस प्रकार से ये हमारा अभाज्य गुणनखंड पूर्णतः सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अब अगले टाइप का प्रश्न है उभयनिष्ठ, या फिर हम उसे सर्वनिष्ठ, या फिर हम उसे सार्वभौम गुणनखंड के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न है 12 और 18 के उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं। संख्या है 12 और 18 के उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो उभयनिष्ठ, सर्वनिष्ठ या फिर सार्वभौम गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें इनका पहले क्या ज्ञात करना पड़ता है, गुणनखंड ज्ञात करना है। जैसे कि अपन 12 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे
तो बताइए कि 12 में किन किन संख्याओं का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो देखते हैं 12 में a का भाग पूरा पूरा जा रहा है, a के बाद अपन 2 का भाग भी 12 में पूरा पूरा जा रहा है, 3 का भाग भी 12 में पूर्णतः जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है और 12 का जा रहा है। अब 18 के भी गुणनखंड लिखते हैं। 18 के हमें गुणनखंड मिल रहे हैं 1 2 3 6 9 और 18। अब ये तो इसके एक निश्चित गुणनखंड हुए। अब हमें ज्ञात करना था क्या, सार्वगुणनखंड ज्ञात करना था, या फिर इसको हम उभयनिष्ठ भी कह सकते हैं। सार्वगुणनखंड कहें, उभयनिष्ठ गुणनखंड कहें या फिर सर्वनिष्ठ गुणनखंड कहें, तीनों नाम एक ही है। अब यहां देखना है कि इन दोनों गुणनखंडों में सेम संख्या कौन सी आई है, यानी कि ऐसा गुणनखंड बताओ जो 12 का भी है और 18 का भी है। तो यहां पर आप देख रहे हैं एक है वो 12 का भी गुणनखंड है और 18 का भी है। इस प्रकार से ये उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ। फिर 2 का अपन देख रहे हैं, 2 का गुणनखंड भी 12 का भी है और 18 का भी है। इस प्रकार अगला गुणनखंड हुआ 2 के बाद अपन देख रहे हैं 3 भी दोनों के आ रहे हैं, तो अगला उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ 3। अब आप देख रहे हैं 6 दोनों संख्याओं का गुणनखंड है, इस प्रकार अगला उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ 6। यानी कि हमें 12 और 18 के कुल कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड मिले हैं, तो इसका उत्तर होगा 4, यानी कि 1 2 3 और 4 हो रहे हैं। यदि पूछे जाए कि 12 और 18 के कुल कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो यहां पर उत्तर होगा 1 2 3 और 6। मेरे ख्याल से आपको पूर्णतः अच्छे से समझ आया होगा। यदि समझ आ गया है तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम सार्वगुणज के रूप में लेंगे। ये तो था सार्वगुणनखंड, पर अगला लेंगे अपन सार्वगुणज। प्रश्न है 15 और 5 के उभयनिष्ठ गुणज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर 15 और 5 का प्रथम उभयनिष्ठ गुणज कौन सा है, तो उसके लिए अपन पिछली क्लास में आपको गुणज की परिभाषा में पढ़ा भी था, यानी कि हमें गुणा करने पर ही गुणज प्राप्त होते हैं। तो यहाँ देखेंगे 15 के गुणज कौन कौन से हैं, तो 15 के आप गुणज लिख दीजिए। वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, कम से कम हमें वो उभयनिष्ठ गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणज ज्ञात करने के लिए कम से कम उसके 5 गुणज लिख दीजिए। तो 15 का गुणज आ रहा है 15 30 45। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 2 3 लिखे, क्योंकि 5 के गुणज यहाँ तक आते हुए कम से कम है वो 6 7 हो जाएंगे। अब 5 के गुणज लिखते हैं। 5 के गुणज आ रहे हैं हमारे पास 5 10 15 20 25 और 30। अब इन दोनों संख्या में यानी कि 15 के गुणज और 5 के गुणज में वो सबसे छोटी संख्या बताओ जो 15 की भी गुणज है और 5 की भी गुणज है। तो यहां पर आप देख रहे हैं 15 का भी गुणज आ रहा है और 15 यहां पर 5 का भी गुणज आ रहा है। तो 15 व 5 का उभयनिष्ठ गुणज कौन सा हुआ, 15 और 5 का उभयनिष्ठ गुणज हमें कौन सा प्राप्त हुआ, तो वो हुआ है 15। क्योंकि आप देख रहे हैं 15 खुद अपने आप में पहला गुणज है और 5 का तीसरा गुणज है वो 15 मिलता है। अब आप देख रहे हैं इसका अगला गुणज ज्ञात करें, तो 30 दोनों में देखो। इस प्रकार से अब 15 के गुणज आप आगे बढ़ेंगे, ये 5 और 15 दोनों के उभयनिष्ठ होंगे। जैसे कि आप 45 लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम आगे भी अनंत तक है वो बढ़ा सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, और वो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होगा यदि इस प्रश्नावली को आपने बहुत अच्छे से समझा है, गुणज गुणनखंड और उससे संबंधित प्रश्न और उसके गुणों को, तो उस प्रश्न को हल करना, और उस प्रश्न को यदि आपने हल कर लिया तो ये प्रश्नावली आपके पूर्ण रूप से तैयार है। प्रश्न है 37,800 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। प्रश्न है 37,800 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो आपको पता ही है अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपन अभाज्य संख्याओं का ही भाग लेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 और 2 का भाग दें। 2 एकम 2, शेष बचा 1, यानी कि 2 8 16, शेष 1 बचा 2 9 18 और 2 0 के 2 0। संख्या हमें प्राप्त हुई 18,000
900। अब आप कहेंगे सर आपने बिना भाग के वे कैसे प्राप्त कर लिए, तो ये अपने भीतर एक समझ स्थापित होनी चाहिए कि 2 का भाग 3 में कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है, और इसका शेष तो बच रहा है वो आगे वाली संख्या के आगे रख दीजिए। जैसे कि 2 का भाग 3 में एक बार गया, शेष कितना बचा, एक बचा, तो यहाँ संख्या हो गई 17। अब 2 का भाग 17 में कितनी बार जा रहा है, 2 8 16, यानी 8 बार गया, कितना शेष बच रहा है, एक बच रहा है, एक को इसको आगे रख दीजिए, यानी संख्या क्या हो गई अपने पास 18। 2 का भाग 18 में कितनी बार जा रहा है, 9 बार पूरा गया, तो अब पीछे वाले 2 जीरो के 2 जीरो यहाँ पर है वो ऐड कर लीजिए, तो हमें संख्या प्राप्त हुई 18,900। अब आप बताइए इसमें 2 का भाग अभी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर क्या है, 0 है। तो 2 का भाग देते हैं, 2 9 18, 2 चौके 8, शेष बचा 1, 2 पंजे 10 और 0 का 0। संख्या हमें प्राप्त हुई 9450। बताइए अभी 2 का भाग जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है, तो हमें आराम से पता चल रहा है कि इसमें 2 का भाग अभी भी जा रहा है। 2 का भाग हम देंगे 2 चौके 8, पीछे बच गए 1, 2 7 14, शेष बचा नहीं, तो 5 में 2 का भाग 2 दूनी 4, शेष बचा 1 और 2 पंजे 10। संख्या हमें प्राप्त हुई 4725। अब यहाँ पर बताइए 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो फटाक से आपको मालूम पड़ेगा कि अब 2 का भाग नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर क्या आ रहा है, 5, जबकि 2 के विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई का अंक 2 4 6 8 या 0 आना चाहिए। तो इनमें से तो कोई भी संख्या यहाँ पर इकाई के रूप में नहीं है, इस प्रकार से इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। तो 2 के बाद अपन चेक करते हैं 3 से, और 3 के लिए हमें करना पड़ता है अंकों का योग। तो अंकों का योग करते हैं, 7 और 4 11, 11 और 2 13 और 13 और 5 18 हो रहे हैं। 18 में 3 का भाग पूरा जा रहा है, इस प्रकार इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो अपन देख लेते हैं 3 का भाग लेते हैं, 3 एकम 3, पीछे बच गया 1, 3 पंजे 15, पीछे बच गए 2, 3 7 21, पीछे बच गए 1 और 3 पंजे 15। संख्या हमें प्राप्त हुई 1575। अब वापस से चेक करनी है कि 3 का भाग अभी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो 3 का देंगे, नहीं जा रहा तो हम अगली संख्या यानी कि 5 का भाग देंगे। तो चेक करते हैं, 5 और 1 6, 7 7 13 और 13 5 18। इस प्रकार अभी भी 3 का भाग जा रहा है। तो 3 का भाग 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, शेष बच गए 1 और 3 पंजे 15। संख्या हमें प्राप्त हुई 525। 525 में अब 3 का जा रहा है या नहीं जा रहा है चेक करने के लिए क्या करें, अंकों का योग कर लें। 5 और 2 7 और 7 और 5 12, 12 में 3 का भाग जा रहा है। इस प्रकार इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग देते हैं, 3 एकम 3, शेष बचा यहाँ पर 2, 3 7 21, शेष बचा 1 और 3 पंजे 15। संख्या हमें प्राप्त हुई 175। अब चेक करते हैं कि इसमें 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। 7 और 1 8 और 8 और 5 13, 13 में 3 का भाग पूरा नहीं जा रहा है। इस प्रकार से अब 175 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 3 का नहीं जा रहा, 3 के बाद हम कौन सी अभाज्य संख्या लेते हैं, 5 लेते हैं, और 5 के विभाज्यता का नियम है इकाई का अंक 0 या फिर 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। इस प्रकार से इसमें 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग 17 में 5 दिए 15, शेष बचे 2 और 5 पंजे 25। कितनी बार गया, 35 बार। अब 35 में 5 का भाग अभी भी जा रहा है क्योंकि इकाई का अंक 5 है। 5 7 35 और 7 में 7 का 1 बार गया है। इस प्रकार से 37,800 का अभाज्य गुणनखंड पूरा होता है। अब अपना प्रश्न क्या था कि 37,800 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 37,800 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 9 आपका है वो राइट आंसर होगा। मेरे ख्याल से आपने पूर्ण रूप से अगर पिछले कॉन्सेप्ट को पढ़ा और अभाज्य गुणनखंड के साथ विभाज्यता के नियम याद है, आपको भाग करने की आपको क्रिया अच्छे से आती है, तो 37,800 नहीं, इससे बड़ी बड़ी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, इसके गुण, उभयनिष्ठ गुणनखंड, इससे संबंधित आप तमाम प्रश्नों को है वो आराम से हल कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। लौटते हैं कल एक और अच्छी सी क्लास के साथ, जिससे अंतर्गत अपन शुरुआत करेंगे लघुत्तम समापत्ति और महत्व समापत्ति के अंतर्गत। तो लौटेगा उस क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।